Hello students, Namaste to all of you. Today we are going to read the second part of the chapter, The Necklace. Those who have not watched the video one, I request them to kindly watch the first video. The link is given to you in the description box. So without any delay, let's start reading the second part of the chapter. But before that, I would like to give you a recap. तो अभी तक के पार्ट में हमने डिस्कस किया था मिटिल्डा के बारे में, जिसका जन्म एक क्लर्क की फैमिली में हुआ था। अब देखिए बेटा, ये बच्चा जो है, शी इज़ वेरी एम्बिशियस। दो अब तो बड़ी हो चुकी है, बट जब भी कोई ऐसे जो लोग होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारे एम्बिशंस होते हैं। दे वांट टू बी वेरी रिच, दे वांट टू लिव अ लग्जूरियस लाइफ। दे थॉट दैट दे आर बॉर्न फॉर ऑल द डेलिकेसीज, बट ऐसा उसके साथ उसकी लाइफ में नहीं होता है। तो क्योंकि उसका जन्म जो है एक पैटी क्लर्क की फैमिली में हुआ है, उनके फादर एक क्लर्क हैं, सो दैट्स वाई उनके पास कोई डाउरी नहीं है, इसीलिए उसकी शादी भी एक क्लर्क के साथ ही हो जाती है। और आगे के पार्ट में हम देखते हैं कि वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, और वो हर बार ये सोचती है कि भाई मैं शायद अपने भाग्य का शिकार हुई हूँ, या फिर यहाँ पे ऑथर ने भी एक बहुत अच्छी टर्म यूज़ की है, एक फ्रेज यूज़ किया है। व्हाट इज़ दैट फ्रेज? एरर ऑफ डेस्टिनी। कहने का मतलब कि वो डेस्टिनी की गलती से एक गलत जगह पे पहुंच गई। मतलब ऐसा वो चाहती नहीं है, उसको वो तो एक बहुत ही रिच फैमिली में जाना चाहती थी, बट ऐसा हुआ नहीं, उसका भाग्य उसे कहीं और ले आया। तो आगे के पार्ट में हमने ये भी देखा कि जिस क्लर्क के साथ उसकी शादी हुई है, वो बहुत ही ज़्यादा मीन्स कि अपनी लाइफ के साथ बहुत सेटिस्फाइड है और एक कंटेंटमेंट की लाइफ जी रहा है। बट मिटिल्डा इस बात से और भी ज़्यादा इरिटेट हो रही है कहीं ना कहीं, और उसे ऐसा लगता है कि मैं तो हर तरह की अच्छे डिनर के लिए, एलिगेंट शानदार डिनर्स के लिए मेरा तो जन्म हुआ था, और मैं तो एक अच्छी फैमिली में मुझे जाना चाहिए था। बट फिर भी उसे वो जो सिचुएशन है वो तो फेस करनी ही है। इसके आगे के पार्ट में हम देखते हैं कि इनके हस्बैंड को भी कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है कि उसकी जो वाइफ है वो बहुत ही रिच लाइफ जीना चाहती है, और उसे पार्टीज में जाना और लोगों से मिलना पसंद है। और इस चीज़ को वो ध्यान में रखते हुए जब उनसे इनविटेशन मिलता है, जो कि उनके ही जो उनके एम्प्लॉयर हैं वो उन्हें इनविटेशन देते हैं, ये कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही दिया गया है, सेलेक्टिव लोगों को ही दिया गया है। तो अब इस इनविटेशन को वो उसके दिखाने से पहले तो ये सोच रहा था कि वो बहुत ज़्यादा खुश होगी। देखिए, बहुत ज़्यादा वो उसे लगा कि भाई शायद उसकी वाइफ खुश हो जाएगी। वो बहुत जॉय के साथ में उस इन्वेलप को अपने हाथ में कैरी करके लेके जाता है, और वो कहता है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ लेकर आया हूँ। पर क्या उसका रिएक्शन अच्छा होता है उस इनविटेशन को पढ़ने के बाद में, जिसमें मिस्टर एंड मैडम लॉयजल को बुलाया है? नो, वो खुश नहीं होती है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे स्पेलिंग मैडम में MADAM लिखा हुआ है, MEB सॉरी लिखा हुआ है। अब देखो, वैसे तो हम आज के टाइम पे जब हम ये स्पेलिंग यूज करते हैं तो ये स्पेलिंग कुछ ऐसे है ना, बट यहाँ पे क्या दी है? ठीक। अब ये थोड़ा सा ना इस चैप्टर के, आप जब लास्ट वाले पार्ट में जाओगे, यू विल सी कि ये वर्ड यूज किया जाता था टू गिव रिस्पेक्ट टू वीमेन, मैडम। ये क्योंकि स्टोरी जो है फ्रांस की स्टोरी है, तो वहाँ पे ये रिस्पेक्ट देने के लिए ये टर्म यूज की जाती थी। आज भी इसको इसी कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। किसी टाइम में अगर हम थोड़ा और ट्रेडिशनली इसकी इस वर्ड के ऊपर स्टडी करें, थोड़ा और पीछे जाएं, तो हमें पता चलेगा कि इसका एक मीनिंग था माय लेडी। ठीक, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। अब देखिए, ये जो वर्ड है, ये जो स्पेलिंग है इस वर्ड के, ये आज के टाइम में उतने रेलेवेंट नहीं है, चेंज हो चुके हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपने देखा होगा कि जो स्पेलिंग मैंने आपको एक बार क्लास में बताया था, बसेस के स्पेलिंग, 1961 तक ये स्पेलिंग बहुत पॉपुलर थे, बट आफ्टर दैट ये वाले स्पेलिंग पॉपुलर हो गए। ऐसा नहीं है कि ये स्पेलिंग गलत है, बट बहुत कम यूज़ में आते हैं, और अगर आप यूज़ करोगे तो मे बी मोस्टली लोग यही समझेंगे कि आपने गलत स्पेलिंग लिख दी है। तो ज़रूर इसको गूगल कीजिए, पता लगाइए कि इसकी स्पेलिंग क्या सही है कि नहीं है,
तो ये आपके लिए एक फर्दर इन्फॉर्मेशन है। वैसे तो हमने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में। ऐसे बेटा बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिनके स्पेलिंग्स में काफ़ी चेंजेस आए हैं। ठीक, कुछ स्पेलिंग्स तो आपने देखे होंगे, अमेरिकन एंड ब्रिटिश स्पेलिंग अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपने ये स्पेलिंग देखा होगा, एक तो ये प्रोग्राम, ठीक है, ये ब्रिटिश स्पेलिंग है, और ये अमेरिकन स्पेलिंग है। तो आप कुछ आपने स्पेलिंग ऐसे बहुत सारे देखे होंगे, बट यहाँ पे हम ब्रिटिश और अमेरिकन के कंटेक्स्ट में नहीं देख रहे। ये ट्रेडिशनली ये वाले स्पेलिंग कंसीडर किए जाते थे, बट अब ये हम इन स्पेलिंग्स को यूज़ करते हैं। ठीक, तो चलो हम कहानी के बारे में डिस्कस करें। तो आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिल गई है इसके बारे में। थोड़ा बहुत हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। तो अगर ज़्यादा इसके ऊपर आपको डिटेल में बताने लग जाऊंगा तो वीडियो लंबी चली जाएगी। तो हम जस्ट आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। तो बेटा उसको इनविटेशन मिला, वो इनविटेशन उसने अपनी वाइफ को दिखाया, बट उसकी वाइफ उस इनविटेशन से उतना खुश नहीं है। वो डिलाइटेड नहीं है, खुश नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश है? बिकॉज उसके पास कोई ड्रेस नहीं है पहनने के लिए। ठीक, बट वो इस बात को सोच ही नहीं पा रहा। देखते हैं अब इसके आगे के पार्ट में, क्योंकि यहाँ तक हम रीड कर चुके थे, हमने यहाँ से रीड करना था इस पैराग्राफ से। तो मैं आज आपको इस पैराग्राफ से सारा डिटेल में समझाऊंगा। बट माई डियरी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। कि माई डियरी, मैंने तो सोचा था कि तुम इस इनविटेशन को देखकर खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन एंड अ फाइन वन। तुम कभी भी बाहर नहीं गई और ये एक ओकेजन है और बहुत अच्छा ओकेजन है। जब भी कभी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज हो सेंटेंस के एंड में, इट मीन्स कि दैट इज शोइंग एक्सट्रीम इमोशन। एट इट कैन बी द एक्सट्रीम इमोशन ऑफ जॉय और सॉरोनेस। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सॉरो का ही होगा या जॉय का ही होगा, कोई भी हो सकता है। तो वो लाइन को पढ़ के हमें पता चले, तो कहीं ना कहीं अमेज है, उसे लगा था कि शायद वो इसे इस इनविटेशन को देखकर खुश होगी, बट उस तरह की हैप्पीनेस उसके फेस में नहीं आई। ठीक, एवरीबडी विशेज वन, हर कोई चाहता था कि उसको ये एक इनविटेशन मिले। एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट। अब यहाँ पे देखो बेटा, वर्ड यूज किया है सेलेक्ट। सेलेक्ट यहाँ पे सेलेक्टिव के कंटेक्स्ट पे यूज किया गया है। इट इज़ वेरी सेलेक्टिव, बहुत कम लोगों को दिया गया है ये इनविटेशन। नॉट मैनी आर गिवन टू इनवेल एम्प्लॉयज, मतलब कि ये बहुत सारे एम्प्लॉयज को नहीं दिया गया, कुछ ही लोगों को दिया गया। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, तुम वहां पे सारे ऑफिशियल वर्ल्ड को देखोगी। ऑफिशियल वर्ल्ड क्या होता है? मतलब जो ऑफिस में काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे वहां आप उन्हें देखोगे। ठीक, शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली। वो उसकी ओर इरिटेटेड, मतलब बहुत ही ज्यादा, थोड़ा इरिटेशन के साथ में उसकी ओर देखती है, और इम्पेशेंटली, विदाउट हैविंग एनी पेशेंस, वो उसे बोलती है। क्या बोल रही है? वट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच अ थिंग एज दैट। अब ये बात थी, एक्चुअल में उसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो इतना नाराज है, और ये बात उसने सोची नहीं। वट हैड, सॉरी, ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट। अब भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसने तो ये सोचा ही नहीं कि उसको एक ड्रेस चाहिए, मतलब उसके पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है। देखिए ये हम देख यहाँ पे एक चीज़ तो हमें समझ आ गई है, जो क्लर्क है वो बहुत ही सिंपल है और अपनी लाइफ से उसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा संतुष्टि है, मतलब ही इज़ लिविंग अ लाइफ ऑफ कंटेंटमेंट। वेयर एज मिटिल्डा जो है वो हर तरह के ड्रीम्स हैं, उसके सपने हैं। तो वो थोड़ा सा एडवांस लाइफ जीना चाहती है, लग्जूरियस लाइफ जीना चाहती है। तो जो ये क्लर्क हैं, इन भाई साहब को ये पता नहीं चला कि उनकी वाइफ को अपने आप को ब्यूटीफुली प्रेजेंट करना और एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना उन्हें अच्छा लगता है, और इस चीज़ को वो ना समझ पाए, इसीलिए वो ये नहीं नोटिस कर पाए कि उसकी वाइफ इसको देखकर खुश होगी या नाराज होगी। तो वो कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। ठीक है, ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड। अब वो यहाँ पे थोड़ा हकलाते हुए बोलता है, वाई द ड्रेस यू वेयर वेन यू गो टू द थिएटर। कि क्यों नहीं, जो तो ड्रेस तुम्हारे पास है जो तुम थिएटर में पहन के गई थी, उस ड्रेस के साथ भी तो तुम जा सकती हो। तो ये इसने कहा है, क्लर्क ने कहा। इससे पहले जो नरेटर ने हमें बात बताई थी, हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, कि उसने इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं था। ठीक, इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी। अब वो उसको थोड़ा सोलेस देता है, उसे समझाता है, भाई वो जो तुम्हारे पास थिएटर में जब तुमने ड्रेस पहनी थी वो भी बहुत अच्छी लग रही थी तुम्हें, तुम उसको पहन के जा सकती हो। He was silent, stupefied, and dismayed at the sight of his wife weeping
वो एकदम से शांत, मतलब साइलेंट, चुप हो जाता है। स्टूपिफाइड मीन्स नम्ड हो जाना। जब आपको कुछ समझ ना आए कि अब क्या करें, स्टूपिड से बना है ये वर्ड स्टूपिफाइड, जब कुछ समझ ना आए, दिमाग चलना बंद हो जाए। इन डिस्मे, डिस्मे का मीनिंग क्या होता है? फियर, डर के साथ में। वो मतलब उसे समझ नहीं आता कि मैं अब क्या बोलूं इसको, ये तो रोने लग गई है। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग ही स्टैमर्ड, फिर भी वो हकलाते हुए बोलता है, व्हाट इज द मैटर? क्या बात है भाई, तुम बताओ तो सही, व्हाट इज द मैटर? अब ये देखो, एक ही लाइन दो बार लिखी गई है, इसका मीनिंग कि वो यहाँ पे इस चीज को ज्यादा एम्फेसिस दे के उससे पूछना चाहता है। बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन। वेक्सेशन का क्या मीनिंग होता है बच्चे? वेक्सेशन का मीनिंग होता है इरिटेशन। एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस, और बहुत ही शांत आवाज में रिस्पॉन्ड करती है। विपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, अपनी जो उसके जो गाल है उसके ऊपर आंसू की बूंदें पड़ गई हैं, जिससे वो उसका चीक जो है वो उसमें मतलब कि पानी जैसे आंसू की जो है वो थोड़ा गीला हो चुका है, तो उसको वो पोंछ रही है। और साथ में उसके बाद में वो बोलती है, क्या बोल रही है? नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसिक्वेंटली आई कांट गो टू दिस अफेयर। गिव योर कार्ड टू सम कोलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड देन आई। मतलब ये आप किसी और को दे दो जो इसके लिए ज्यादा फिट हो। He was grieved, but answered, let us see, Matilda, how much would a suitable costume cost? कि मतलब एक अच्छी ड्रेस तुम्हें लेने के लिए कितने पैसे लग जाएंगे? Something that would serve for other occasion, something very simple, जो कि बहुत simple हो। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. वो ऐसे सोच के थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताती है कि कहीं उसका जो जो हस्बैंड है, जो कि एक इकोनॉमिकल क्लर्क है, मतलब एक कंजूस क्लर्क है, कहीं वो डर के मारे एकदम से रिफ्यूज ही ना कर दे, तो थोड़ा कैलकुलेट करके वो बताती है। फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, बहुत ही हेजिटेट होते हुए वो फाइनली कहती है, आई कांट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स ought to cover it। जो 400 फ्रांक्स हैं वो इसको कवर कर देने चाहिए। फ्रांक्स, फ्रांक्स ये फ्रांस की करेंसी है, जैसे इंडिया की करेंसी रूपी है, वैसे ही फ्रांस की करेंसी फ्रांक्स है। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, अब ये भी उसे ज्यादा लग रहे हैं, वो उसका चेहरा जो है पीला पड़ गया, कहने का मतलब कि वो कहीं ना कहीं उसको ये अमाउंट ज्यादा लगी है। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज नेक्स्ट समर। अब क्यों उसका चेहरा पीला पड़ा है? क्योंकि इतने ही पैसे बेचारे ने जोड़ के रखे थे जिससे कि वो हंटिंग पार्टी में जा पाता, जो कि उसने नेक्स्ट समर और मतलब प्लान करके रखी हुई है। अब उतने पूरे के पूरे पैसे उसके लग जाएंगे। उससे उसने क्या परचेज करना था? ही वांट टू परचेज अ गन, एक गन परचेज करना चाहता था। ठीक। He turned a little pale, for he had saved just this sum to bring a gun, sorry, to buy a gun, that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday। Lark क्या होता है? ये मॉर्निंग बर्ड होता है, तो ये हंटिंग का प्लान था इसका। ठीक, वैसे तो हम हंटिंग को किसी भी तरह से प्रमोट नहीं करेंगे, बट इस चैप्टर में क्योंकि दिया गया है, सो वी आर जस्ट रीडिंग ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट। नेवरदलेस, फिर भी ही आस्क्ड, वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रांक्स। अब देखिए, वैसे तो उसके माइंड में था कि वो हंटिंग पार्टी ज्वाइन करना चाहता था समर में, जो कि नेक्स्ट समर होने वाली थी और संडे को होनी थी। और उस पार्टी के लिए उसने जो अमाउंट सेव की थी उसके लिए उसे गन चाहिए थी, बिकॉज बिना गन के हंटिंग नहीं हो सकती। स्टिल, इसके बावजूद भी, नेवरदलेस, फिर भी वो ये डिसाइड करता है कि कोई बात नहीं, कि वो तो उससे एक अच्छी ड्रेस अपने लिए परचेज कर लेना, मीन्स कि वो अपने जो है ड्रीम है उसको सेक्रीफाइस करता है अपनी वाइफ के लिए। ठीक है, अब इसके आगे का पार्ट देखते हैं। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड। अब बेटा क्या हुआ कि अब आ चुका है बॉल वाला दिन। बॉल क्या है? यहाँ पे कोई बॉल फेंक नहीं है उठा के, नहीं नहीं नहीं, ये वो वाली बॉल नहीं है जी। इसका मीनिंग होता है पार्टी। क्या मीनिंग होता है इसका? पार्टी। अब पार्टी वाला दिन आ गया है, मतलब बॉल वाला दिन आ चुका है। तो फ्रांस में बॉल का मीनिंग होता है पार्टी। वैसे भी ये आप गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बॉल मीन्स पार्टी, किसी तरह की कोई पार्टी जो है आ गई, पार्टी का दिन आ चुका है। ठीक है। A day of the ball approached and M. Loisel seemed sad. अभी भी sad है, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready.
इसके बावजूद भी कि उसकी ड्रेस रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, एक इवनिंग को उसके हस्बैंड ने उसको कहा, व्हाट इज द मैटर विद यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days। एंड शी रिस्पॉन्डेड, आई एम वेक्स्ड, मैं कंफ्यूज हूँ, इरिटेटेड हूँ, नॉट टू हैव अ ज्वेल, नथिंग टू adorn myself with, I shall have such a poverty stricken look, I would prefer not to go to this party। He replied, you can wear some natural flower in this season, they look very chic। चिक का क्या मीनिंग होता है जी? चिक का मीनिंग होता है समथिंग वेरी फैशनेबल एंड एलिगेंट। कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा फैशनेबल हो और एलिगेंट हो उसको कह दिया जाता है चिक। ठीक है, क्या वो उसकी बात मान जाएगी फ्लावर पहनने से? बिल्कुल भी नहीं मानेगी, आप देख लोगे आगे। सो लेट्स सी। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड। नो, शी रिप्लाइड, देर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव अ शैबियर इन द मिडस्ट ऑफ रिच विमेन। कि मतलब उन अमीर औरतों के बीच में मैं इस तरह से गरीब नहीं दिखना चाहती और ऐसे फ्लावर्स नहीं पहनना चाहती हूँ। तो वो अपनी अपीयरेंस को लेकर काफ़ी कंसर्न है और वो चाहती है कि वो देखने में अमीर लगे, उसकी प्रेजेंस वैसे लगे। ऑब्वियसली वो होगा भी, बिकॉज उसके एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हैं, वो तो वैसे ही रिच लाइफ जीना चाहती है। तो नहीं जी सकते तो क्या हुआ, एक दिन के लिए तो जी ही सकते हैं। तो वो इस तरह से सोच रही है। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तभी उसका हस्बैंड चिल्ला के उसे बोलता है, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड एम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स। कि तुम अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर के पास क्यों नहीं जाती, जो कि बहुत रिच हैं, और उनसे तुम कोई ज्वेलरी जो है उधार ले सकती हो। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, उसने तो सोचा ही नहीं था, वो भी खुशी के मारे चिल्ला उठती है। इट इज ट्रू, शी सेड, आई हैवंट थॉट ऑफ दैट। द नेक्स्ट डे शी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है और अगले दिन वहां पहुंचकर बताती है सारी बात। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोसेट, took out a large jewel case, brought it, opened it, and said, choose my dear। अब जैसे कि बहुत ही बड़े दिल वाली उसकी जो फ्रेंड है, ना केवल रिच है बल्कि एक बहुत बड़े दिल वाली, उसने भी अपने क्लोजेट में से जितनी भी इसके पास ज्वेल केस था वो उसके पास लेके गई। उसने कहा, इसमें से जो तुम्हें अच्छा लगता है उसको चूज कर लो माय डियर। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, देन अ वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड। अब वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड क्या होता है? ये बेटा वेनिस से रिलेट करता है, ठीक है, रिलेटेड टू वेनिस, पीपल ऑफ वेनिस। तो ये इनकी गोल्ड की अपनी क्वालिटी होती है। अब आप कहोगे सर वेनिस क्या, इटली में है ये, ठीक है, अ नेटिव और अ सिटीजन ऑफ वेनिस या इटली, तो इटली के रहने वाले जो लोग हैं उनको वेनेटियन कह दिया जाता है। तो उसमें वो क्वालिटी यूज की गई है वहाँ के गोल्ड की, जो कि बहुत ही एडमायरेबल वर्कमैनशिप से किया गया, बहुत अच्छे तरीके से उसको मतलब कि उस ज्वेलरी को बनाया गया है। शी ट्राइड द ज्वेल बिफोर द ग्लास, यहाँ पे ग्लास का मतलब मिरर है जी, ठीक है। हेजिटेटेड एंड कुड नाइदर डिसाइड टू टेक नॉर लीव देम, तो उसे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रखूं और कौन सा छोड़ूं। देन शी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास और नहीं है? वाई यस, लुक फॉर योरसेल्फ, कहती क्यों नहीं है, तुम अपने आप से देखो। आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू, मुझे नहीं पता तुमको किस तरह की चीजें अच्छी लगती हैं। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स। सेटिन बॉक्स क्या होता है बेटा? ये वेलवेट का बॉक्स जैसे होता है, मोस्टली ज्वेलरी जो है वेलवेट के बॉक्स में ही रखते हैं। तो ये ब्लैक कलर का एक बॉक्स है जिसके अंदर ये नेकलेस रखा हुआ, एक बहुत ही सुपर शानदार मैग्निफिसेंट नेकलेस है, डायमंड का है। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, कांपने लगते हैं उसके हाथ। एज शी टुक इट आउट, शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रॉट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वॉज एसेटिक, उसको देखकर तो वो ऑलमोस्ट ओवरवेल्म्ड हो जाती है, पागल हो जाती है। देन शी आस्क्ड इन अ hesitating voice full of anxiety, could you lend me this, only this, कि क्या तुम मुझे ये जो है उधार दे सकती हो, सिर्फ ये मुझे चाहिए। अभी मैडम फॉरेस्टर क्या कहती हैं, वाई, क्यों नहीं, यस सर्टेनली, तुम इसको रख सकती हो। तो वो भी उसे वो नेकलेस लेने देती है। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, embraced her with passion, then went away with her treasure। वो तो उसके गले लग जाती है और उसे बड़े पैशन के साथ में उसको उसके साथ मतलब उसे अपने गले लगा लेती है और फिर बहुत खुशी खुशी अपने उस खजाने को लेकर वहां से चली जाती है। The day of the ball arrived. Madame Loisel was a great success. She was the prettiest of all. Elegant means shandar, gracious, smiling, and full of joy. All the men noticed her, asked her name, and wanted to be presented. सभी उसको नोटिस करते हैं और उसका नाम भी पूछते हैं और अपने आप को उसके आगे प्रेजेंट भी करते हैं।
शी डांस्ड विद इंथुजियाज्म, बहुत ही इंथुजियाज्म के साथ वो नाचती है. इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, एक खुशी का उसे नशा सा चढ़ गया उसको. थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिरेशन, वो और कुछ नहीं सोच रही सिवाय उन एडमिरेशन के. दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट. शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little saloon since midnight. Midnight से वो सो रहे हैं एक सैलून में. मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है पार्टीज को लेकर. वो तो जस्ट किसके लिए थे, वो अपनी वाइफ को खुश करना चाहते थे. तो वो इतना यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वो पार्टीज को इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं उसमें. ठीक है. विथ 3 other जेंटलमैन. तो ज़्यादातर लाइक माइंडेड लोग एक जगह पे होते हैं, तो वो बाकी के कुछ 3 जेंटलमैन और भी हैं वहाँ पे जिनके साथ में वो वहाँ सो रहे हैं, मटिल्डा के हस्बैंड जो है. ठीक है. और उनकी वाइफ्स भी इंजॉय कर रही हैं पार्टी को. हुज वाइफ्स वर एंजॉयिंग देमसेल्व्स वेरी मच. ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर द मॉडेस्ट रैप्स. अब जो बेटा रैप्स, मॉडेस्ट रैप क्या होता है, यानी कि बहुत ही सस्ता सा एक कवर. जैसे जो आप जो लेडीज होती हैं जब ड्रेसअप करती हैं तो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए एक शॉल टाइप या किसी भी तरह का कोई कवरिंग जिससे वो अपने आप को ढक लेती हैं. तो ये एक मॉडेस्ट रैप वो लेकर आते हैं, उसके शोल्डर के ऊपर रखते हैं. ठीक. दे हैड कैरिड हुज पॉवर्टी क्लैश्ड विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम. अब क्या बात है कि जो वो रैप है, वो जो सस्ता सा रैप है, वो उनकी उसकी पॉवर्टी को क्लैश कर रहा है, मतलब उसकी गरीबी को झलका रहा है, झलक रही है उसमें से. और उसकी जो एलिगेंस है उसकी बॉल पार्ट कॉस्ट्यूम की, जो उसने कॉस्ट्यूम पहनी है, उसकी जो बहुत ही स्टाइलिश कॉस्ट्यूम उसने पहनी है, उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, वो क्लैश कर रहा है. तो वो नहीं चाहती है कि वो किसी के नोटिस में आए. ठीक है. She wished to hurry away in order not to be noticed by other women who were wrapping themselves in rich fur. वो नहीं चाहती कि उसे बाकी वीमेन नोटिस करें जो कि बहुत ही रिच फर से जिन्होंने अपने आप को कवर किया हुआ. तो उनकी कवरिंग जो है वो कोई मॉडेस्ट कवरिंग नहीं है, कोई मॉडेस्ट रैप नहीं है, बल्कि एक रिच फर है. तो उससे उन्होंने कवर किया. तो वो नहीं चाहती कि उसे कोई नोटिस करे और जल्दी से वहां से चली जाती है. लॉयजल डिटेन्ड हर. लॉयजल जो है वो उसको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं. डिटेन्ड हर, ये मिस्टर लॉयजल है. ठीक है. वेट, सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब. रुको, मैं कैब को बुलाता हूँ. बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली. वो तो सुनती ही नहीं, वो तेजी से नीचे चली जाती है. When they were in the streets, they found no carriage and they began to seek for one. जब वो वहां पे स्ट्रीट में मतलब गली में पहुंचते हैं, उन्हें कोई कैरेज नहीं मिलता. दे बिगेन टू सीक फॉर वन, वो एक ढूंढने की कोशिश करते हैं. हेलिंग, हेलिंग का मतलब होता है किसी को आवाज लगा के बुलाना. ठीक. द कोचमैन whom they saw at a distance, जिसको एक डिस्टेंस में उन्होंने देखा था. They walked along toward the river, hopeless and shivering. Finally they found one of those old carriages that one see in Paris after nightfall. तो नाइटफॉल के बाद में फाइनली उन्हें एक कैरेज मिल जाता है. It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. और उसके बाद में वो अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं. तो अब आप देख सकते हो पार्टी खत्म हो चुकी है. इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर. उसके लिए ये दिन अब कंप्लीट हो चुका है, ओवर हो चुका है. एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock. भाई क्लर्क को तो पता है कि उसने तो अपनी ड्यूटी करनी है, तो उसे पता है 10 बजे उसने पहुंचना है वहां पे. तो वो अब अपने सोने का इंतजाम करेगा ताकि वो जल्दी से सो जाए और सुबह उठ जाए. शी रिमूव्ड द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर बिफोर द ग्लास. अब वो जो मिरर है उसके आगे अपने जो रैप है, जो मॉडेस्ट रैप जिसके लिए वो भागी थी इतना, उसको रिमूव करती अपने शोल्डर से ताकि वो फाइनली अपने आप को देख सके. फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन हर ग्लोरी. सडनली शी अटर्ड अ क्राई. तभी उस एक चिल्ला उठती है. वो क्यों चिल्लाती है? हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक. उसका जो नेकलेस है वो तो है ही नहीं. मतलब जो नेकलेस उन्होंने उधार लिया था वो नेकलेस उन्होंने कहीं खो दिया. ठीक है बेटा. इसके आगे का पार्ट देखते हैं. लॉयजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर. अभी हाफ अनड्रेस्ड थे और पूछते हैं कि क्या मैटर है, मतलब क्या हुआ. शी टर्न टुवर्ड हिम एक्साइटेडली. आई हैव आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस. ही अरोज इन डिस्मे. बहुत ही ज्यादा दुखी होकर वो उठता है, परेशान होकर उठता है. व्हाट, हाउ इज दैट, इट इज नॉट पॉसिबल. And they looked in the folds of the dress, in folds of the cloak, in the pockets, everywhere.
दे कुड नॉट फाइंड इट। उसको वो ड्रेस के फोल्ड्स में चेक करते हैं और जो क्लॉक है उसके ऊपर भी चेक करते हैं। क्लॉक क्या होता है? ये ड्रेस के ऊपर से पहनने वाला एक ड्रेस होता है, एक तरह से जैसे लबादा टाइप होता है उसी तरीके से। तो उसमें वो चेक करती है कि कहीं पे वहां तो नहीं नेकलेस गिरा। फिर पॉकेट्स में चेक करती है, हर जगह चेक करती है। दे कुड नॉट फाइंड इट, पर उन्हें वो नहीं मिलता है। ठीक। ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैव इट व्हेन यू लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस? क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे पास ये नेकलेस था जब तुमने मिनिस्टर का हाउस से तुम गई थी? यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। हाँ, मैंने महसूस किया था, ये मेरे पास ही था। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल। पर अगर तुमने इसको स्ट्रीट में खोया होता, गली में खोया होता, तो इसके गिरने की आवाज तो हमें आती। इट मस्ट बी इन द कैब, तो जरूर ये कैब में ही होगा। यस इट इज पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर? नो, नहीं, दोनों ने नंबर को नोटिस नहीं किया। एंड यू, डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज? नो। They looked at each other, utterly cast down. Finally, Loisel dressed himself again. I'm going, he said, over the track where we went on foot to see if I can find it. And he went. She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. Towards 7 o'clock, her husband returned. He had found nothing. He went to the police and to the cab officers and put an advertisement in the newspaper offering a reward. She waited all day in the state of bewilderment. Bewilderment क्या होता है? कंफ्यूज होकर, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज। वो सारा दिन वेट करती है। Before this frightful disaster, Loisel returned in the evening. His face pale, he had discovered nothing. कुछ नहीं मिला उसे और वो बहुत परेशान है। He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. अब वो कहता है कि तुम ये लेटर लिखो अपनी फ्रेंड को और कहो कि उसका एक जो नेकलेस का एक जो हुक है वो तुमसे टूट गया है और तुमने उसको रिपेयर करने के लिए दिया हुआ है। तो वो कहता है कि कोई ना कोई तो एक्सक्यूज देना ही पड़ेगा भाई, अदरवाइज अगर आपने कह दिया कि वो लॉस्ट हो गया तो वो ये सोचेगी कि देखो कितने नॉन सीरियस है, इन्होंने मेरी चीज खो दी। और अभी तक उन्हें यही लग रहा है कि जो जो नेकलेस है ये डायमंड का ही है, रियल नेकलेस है। तो अभी आगे आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये नेकलेस एक्चुअल में डायमंड का भी नहीं था। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे। दैट विल गिव अस टाइम। वो कहता है कि अगर तुम ऐसा कह दोगी तो उससे हमें समय मिल जाएगा। शी रोड एज ही डायरेक्टेड, सॉरी डिक्टेटेड। तो वो ऐसे ही लिखती है जैसे वो उसे डिक्टेट करता है। एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप। सारी की सारी उम्मीदें खो देते हैं वो। एंड लॉयजल, ओल्डर बाय 5 ईयर डिक्लेयर्ड, सॉरी ओल्डर बाय 5 ईयर डिक्लेयर करता है, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल। अब वो कहता है कि हमें उसके इस ज्वेल को रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब हमें एक दूसरा ज्वेल उसे देना पड़ेगा बिकॉज ये हमसे खो गया है। ठीक है, तो वो उसको रिप्लेस करने की बात करते हैं। इन अ शॉप ऑफ पैलेसिस रॉयल। अब ये एक शॉप में जाते हैं, पैलेसिस रॉयल। ये कौन सी शॉप है बेटा? ये एक पब्लिक शॉप है जहाँ पे मतलब कि हर तरह की पब्लिक वॉल, एक तरह का मॉल टाइप है। ठीक है, फॉर डांसिंग और इन सब चीज़ों से रिलेटेड ये शॉप मानी जाती है। वहाँ पे हर तरह की रॉयल वाली चीज़ें मिल जाती हैं, नेकलेस और हर तरह की ड्रेसअप वहाँ पे मिलती है। ठीक, तो वो उस शॉप में जाते हैं। दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड। वहाँ उनको क्या मिलता है? एक डायमंड का चैपलेट मिलता है। विच सीम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रांक्स। अब इसकी कीमत क्या है? 40,000। ये तो पूरी लाइफ की कीमत भी अगर वो लगा देंगे, अपनी पूरी लाइफ की जो सेविंग है उसे लगा देंगे, तब भी उन्हें नहीं मिलेंगे इतने पैसे। दे कुड गेट इट फॉर 36,000। नेगोशिएशन करके 36,000 तक आ गए वो। लॉयजल पोजेस्ड 18,000 फ्रांक्स। लॉयजल के पास टोटल कितने पैसे थे? 18,000, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो कि उसके पिताजी उसके लिए छोड़ के गए थे। ही बोरोड द रेस्ट। बाकी के पैसे उन्होंने उधार लिए। ही मेड रिन्यूअस प्रोमिसेस। उन्होंने झूठ मूठ के अनडन प्रोमिसेस किए। टुक मनी फ्रॉम अशरर्स एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स। उसने अशरर्स मतलब जो उधार देते हैं पैसा, जिसके ऊपर थोड़ा सा वो ब्याज लगा कर देते हैं, तो उनसे उसने पैसे उधार लिए और साथ में और भी कई लोगों से पैसे उधार लेता है। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर
36,000 फ्रांक्स, मर्चेंट के काउंटर में 36,000 फ्रांक्स डिपॉजिट करके वो नेकलेस ले आता है. When Madame Loisel took back the jewel to Madame Forestier, the latter said to her in a frigid tone. जब वो उसको ये नेकलेस वापस करने जाती है तो जो मैडम फॉरेस्टियर हैं, लेटर का मतलब यहाँ पे मैडम फॉरेस्टियर से मतलब बाद वाले, तो मैडम लॉयजल पहले नंबर पे हैं, फॉरेस्टियर दूसरे नंबर पे हैं, तो लेटर मतलब जो सेकंड वन, ठीक है, मतलब मैडम फॉरेस्टियर फ्रिजिड टोन के साथ उन्हें कुछ कहती हैं. फ्रिजिड का क्या मीनिंग होता है? इनडिफरेंट, इनडिफरेंट टोन में बोलती हैं. यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर. तुम्हें ये मुझे जल्दी रिटर्न कर देना चाहिए था. फॉर आई माइट हैव नीडेड देम. क्योंकि मुझे इनकी, इस नेकलेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. अब देखिए बेटा, उन्होंने नेकलेस तो रिटर्न कर दिया है, पर इसके आगे इनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल होने वाली है. दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इट. और तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए. मेक श्योर टू जॉट डाउन ऑल द डिफिकल्ट वर्ड एंड ऑल्सो इंश्योर टू रीड दिस चैप्टर अगेन. एंड जो डिफिकल्ट वर्ड्स आप जॉट डाउन कर रहे हो उसको अपनी नोटबुक्स में, फेयर नोटबुक्स में भी लिखिए. साथ में इनके मीनिंग्स भी लिखिए जो जो आपको डिस्कस, आपके साथ डिस्कस किए हैं मैंने इस ऑनलाइन क्लास में. तो इन केस यू हैव एनी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो. यू कैन टेक्स्ट मी मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. Until then, just revise it and take care. Thank you very much. Have a nice day.